नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश में इस समय प्रधानमंत्री एक ही है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार कई हैं और यही कारण है कि जितने दावेदार हैं उतने ही वादे हो रहे हैं। अभी चुनाव में 20 महीने का वक्त है, लेकिन अभी से न केवल प्रधानमंत्री बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बल्कि चुनावी वादों की भी घोषणाओं की झड़ी लगनी शुरू हो चुकी है। ताज़ा घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। उन्होंने कहा है कि 2024 में अगर बीजेपी को हराया जाता है तो जो नई सरकार बनेगी वो तमाम पिछड़े राज्यों को, पिछड़े राज्य जो हैं उनके हिसाब से उन्हें पिछड़े राज्य का दर्जा देगी। हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसी मांग है जो बिहार लंबे समय से करता आ रहा है। जब बीजेपी के साथ थे तब भी ये मांग करते थे, जब आरजेडी के साथ थे तब भी ये मांग करते थे। बिहार की दलील शुरू से ये रही कि जब से बिहार का बंटवारा हुआ बिहार और झारखंड में, तब से उसके जो प्राकृतिक संसाधन थे वो चूँकि झारखंड में चले गए, इसलिए उसके पास अपने खुद के संसाधन कम होने के कारण उसे केंद्र की मदद चाहिए और इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, इसके मिलने से क्या लाभ होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो वादा किया है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार आप सब जानते हैं कि 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डालकर रहे। यहाँ वो तमाम लोगों से मिले। विपक्ष का कोई एक ऐसा नेता नहीं छूटा जो दिल्ली में रहता हो जो नीतीश कुमार से ना मिला हो। नीतीश कुमार ने ये कहा कि वो 2024 के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करना चाहते हैं। जब उनसे बार बार ये पूछा गया, पटना में भी, दिल्ली में भी, कि क्या आप खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो इस दौड़ में नहीं है, लेकिन उनका काम है तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना। लेकिन अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, आप जब खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप भावी प्रधानमंत्री की तरह वादा क्यों कर रहे हैं। लेकिन शायद इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि ये बिहार की जनता के लिए एक बड़ा चुनावी वादा रहेगा महागठबंधन का 2024 के चुनाव के लिए, और शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने इस वक्त इसका जिक्र किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां बिहार में आती हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जिससे लेकर बिहार की जनता का समर्थन लिया जा सकता है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने इसकी बात की है। लेकिन देश में हमने जैसा कहा एक ही भावी प्रधानमंत्री नहीं है, कई भावी प्रधानमंत्री हैं। उनमें दूसरे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। वो भी हम जानते हैं कि विपक्ष की एकता को मजबूत करने की मुहिम पर जुटे हुए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने पटना का दौरा भी किया था। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें आपको याद होगा, चलिए बैठिए, प्रधानमंत्री के सवाल पर दोनों का जो संवाद था वो काफ़ी मशहूर भी हुआ था। उन्हीं के चंद्रशेखर राव का लगता है कि धीरज का बांध टूट रहा है। वो भी खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए पिछले हफ्ते ही जो उन्होंने एक बड़ी रैली तेलंगाना में की, उसमें उन्होंने अपना खुद का एक चुनावी वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का झंडा गिरना तय है, विपक्षी पार्टियों की सरकार आना तय है, और अगर विपक्ष की सरकार आती है तो पूरे देश में किसानों का जो बिजली का बिल है वो माफ़ कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा है जो उन्होंने अपने से खुद कर दी। हालांकि जब सवाल उठता है कि अगर आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेगा विपक्षी पार्टियों का मिल बैठ करके, तो फिर अपनी ओर से ये घोषणाओं की झड़ी लगाने का आखिर क्या मतलब है। क्या अपने अपने राज्यों की जनता को ये संदेश देने की कोशिश है, लुभाने की कोशिश है कि अगर हम आते हैं तो हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो ये 2 बड़े वादे हमारे सामने आ चुके हैं, किसानों को मुफ्त बिजली का, और बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का। ये 2 वादे आ चुके हैं। हम दोनों वादों की एक एक करके पड़ताल कर लेते हैं कि आखिर इन वादों में कितना दम है और किस हद तक इन वादों को पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं विशेष राज्य के दर्जे की। जैसा मैंने कहा कि बिहार के बंटवारे के बाद ये मांग उठती रही है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये दर्जा मिलने से आखिर होता क्या है। जो केंद्र की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनमें राशि का बंटवारा 90 और 10 के अनुपात में होना शुरू हो जाता है। यानी उन योजनाओं के लिए केंद्र 90% और राज्य सरकारें केवल 10% योगदान देती हैं। ये एक फ़ायदा होता है अगर आपको विशेष पिछड़े राज्य का या विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बिहार इसीलिए इसकी मांग कर रहा है, कह रहा है कि इसको दिया जाना चाहिए। लेकिन जो भारत का संविधान है वो किसी भी राज्य को विशेष राज्य का या पिछड़े राज्य का दर्जा देने की बात नहीं करता है। ये बातें आई थी जो पुराने ज़माने में योजना आयोग होता था, उसकी एक समिति के ज़रिए, जिसके तहत कुछ पैमाने निर्धारित किए गए थे
कि मान लीजिए एक पहाड़ी राज्य है, या ऐसा राज्य जहाँ पर कि विषम परिस्थितियाँ, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, या ऐसा राज्य जहाँ की आबादी कम है, जिसके पास संसाधन कम है, या ऐसा राज्य जहाँ पर कि आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी और उसके बाद ही दिया भी गया था। आपको बता दूं कि 11 ऐसे राज्य हैं जिनको कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ये 11 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको कि विशेष राज्य का दर्जा मिला है भारत में। इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जो मांग करते आए हैं कि उन्हें भी इसका दर्जा मिलना चाहिए। जैसा हमने कहा कि बिहार इसमें से एक है। इसके साथ ही झारखंड जो कि बिहार का पहले हिस्सा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आदिवासियों की आबादी ज़्यादा है, तो इस लिहाज से वो विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। उड़ीसा भी इस दर्जे की मांग करता आया है। लेकिन जो 14वां वित्त आयोग बना था उसके बाद से विशेष राज्य के दर्जे की बात ही खत्म हो चुकी है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब भी कई बार ये मुद्दा उठा, कम से कम मीडिया में उठा। तब के जो विपक्ष में नेता थे तेजस्वी यादव, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि क्यों नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब खुद नीतीश इस बात को जानते थे कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद, सिफारिशों के बाद ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी अब जैसे ही वो आरजेडी के साथ आए, उन्होंने फिर से इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। तो ये देखने की बात होगी कि बिहार की जनता पर इसका कितना असर होगा, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ये एक भावनात्मक मुद्दा ज़्यादा है, तथ्यात्मक रूप से इसमें ज़्यादा दम नज़र नहीं आती है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर राव के वादे की। भावी प्रधानमंत्री वो भी हैं, अपने आप को गिनते हैं उस सूची में। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो पूरे देश में किसानों के बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो मोदी सरकार केंद्र में है ये किसानों को जबरन बिजली के बिल देने पर मजबूर कर रही है। उनके खेतों में मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली का जो बिल है वो उनसे वसूला जा सके। उन्होंने एक अपनी ओर से रकम भी बताई। उन्होंने कहा कि अगर देश भर के किसानों को ये बिजली के बिल मुफ्त कर दिए जाते हैं तो केवल केंद्र सरकार के खजाने पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का ही बोझ पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या ये इतना आसान है करना? अगर ऐसा करना होता तो इससे पहले कि जो यूपीए सरकार आई थी, जिसने कि कुछ लिमिटेड संख्या में किसानों के कर्ज माफ़ किए थे, वो भी ये कर सकती थी। उसने क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि देश के खजाने पर सब्सिडी का बोझ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है। ये संख्या लगातार कम करने का प्रयास किया जाता था, लेकिन कोविड के चलते इसमें भारी इजाफा हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। देश का जो कुल बजट है करीब 36 लाख करोड़ का, इसमें करीब 5.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी के खाते में जाता है। इसमें अगर हम के चंद्रशेखर राव के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ रुपए जोड़ दें बिजली के बिल की सब्सिडी का, तो ये सब्सिडी का बिल 7 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, जो कि भारत सरकार के कुल बजट का 20% होगा। यह आंकड़ा मैं फिर से दोहराऊंगा, 20% सब्सिडी का बिल हो जाएगा भारत सरकार के कुल बजट का। क्या कोई भी देश, जो कि देश दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वो ये अफोर्ड कर सकता है कि 20% अपना खर्च केवल सब्सिडी पर दे? और ये सब्सिडी अभी तक किस चीज़ पर आती है? खाद पर आती है और खाद्य पदार्थों पर आती है। हमने देखा कोविड के बाद किस तरह से 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को राशन जो है वो मुफ्त में दिया गया, और यही कारण है कि खाद्य सब्सिडी में बढ़ोतरी हुई थी। क्या हम बिजली भी मुफ्त करना अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल रहेगा जिसका जवाब के चंद्रशेखर राव को देना चाहिए। आज के हालात ये हैं कि जो सारे राज्य हैं देश में, सब्सिडी के चलते जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, बिजली के वितरण करती हैं, उन पर 1,40,00,000 करोड़ रुपए का उनका बकाया है। इनमें से करीब 76,000 करोड़ रुपया सब्सिडी का बिल है। तो क्या सब्सिडी का बिल इस हद तक बढ़ाना राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा? और हम जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, जहाँ पर कि मुफ्त बिजली की बात कही गई थी, दिल्ली में तो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि सब्सिडी के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा, एक नंबर दिया गया है। जिन्हें सब्सिडी चाहिए वो उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, जिन्हें नहीं चाहिए वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं। तो साफ सी बात है कि ये जो वादे हैं, ये चाहे अभी करने शुरू कर दिए गए हों, लेकिन इनको वास्तविकता की धरातल पर कसना, इनकी परीक्षण करना बेहद ज़रूरी है। और ये इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या विपक्षी एकता केवल कागज़ों पर है? ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्षी दल आपस में बात किए बिना ही इस तरह के वादे कर रहे हैं? और वो भी दो नेताओं जिनका हमने नाम लिया है, के चंद्रशेखर राव, नीतीश कुमार। हाल ही में उनकी लंबी मुलाकात पटना में हुई है, उसके बावजूद भी दोनों अगर अलग अलग तरह के वादे कर रहे हैं, तो क्या वादों को लेकर भी विपक्ष एक राय नहीं है? जैसे कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर उनमें एक राय नहीं बन पा रही है।
बात पतेगी में इतना ही। नमस्कार।